system of equation, that is solution space, dimension and basis. So write down x plus 2y plus एक सेकेंड ऊपर लिख देते x plus 2y plus 2z minus s plus 3t equal to 0. Second equation, x plus 2y plus 3z plus s minus t equal to 0. Third is 3x plus 6y plus 8z plus s plus s plus 5t equal to 0. Okay, the given system of linear equations, and you have to find dimension and basis of this system. So फर्स्ट स्टेप इज बोलो, फर्स्ट स्टेप क्या हमारा, ऑलरेडी हमने 3-4 कॉलम सॉल्व किया तो अभी आपको पता होना चाहिए फर्स्ट स्टेप क्या हमारा। फर्स्ट स्टेप हाँ क्या है, हाँ तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। सो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, इसका मतलब हमें ये इक्वेशन है तो इक्वेशन हमारा हमेशा रो फॉर्म में होता है, रो वेक्टर में। अगर सिर्फ नॉर्मल वेक्टर दिया आपको, सपोज मान लो 1 2 5, तो इसको हम मैट्रिक्स में कॉलम वेक्टर लिखते हैं 1 2 5। तो ये अभी आपको इक्वेशन दिया तो आपको कैसे लिखना है, रो वेक्टर में लिखना है। सो फर्स्ट आपका मैट्रिक्स है, सॉरी फर्स्ट जो रो है मैट्रिक्स का वो होगा 1 2 2 माइनस 1 एंड 3। ये फर्स्ट होगा, फर्स्ट इक्वेशन का। सेकंड इक्वेशन का क्या होगा, सेकंड रो 1 2 3 1 minus 1. The last equation is 3 6 8 1 5. Variables, how many variables are here? 5 variables and 3 equations. Okay. So ये मैट्रिक्स फॉर्म अब बाद में ऐसे भी लिख सकते हो, x y z s t इक्वल टू 0 0। एक्चुअली ये फॉर्म रहता है उसका, लेकिन हमें रोहित चलन फॉर्म में करना है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जीरो, अगर जीरो में कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन आप अप्लाई करोगे तो जीरो आने वाला है, कुछ चेंजेस नहीं होते, इसलिए हम वो लिखते नहीं। लेकिन लिखते नहीं इसका मतलब ये नहीं कि लिखना नहीं, वो ऐसे प्रॉपर वे में अगर आपको लिखना है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, एक्स ये ए मैट्रिक्स ये एक्स है और इक्वल टू बी, ये आपने कभी देखा होगा ये फॉर्म एक्स इक्वल टू बी, तो उस फॉर्म में एक्चुअली। लेकिन फिलहाल उसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम बाद में एट द एंड हम देखेंगे उसको। अभी इसको आपको करना है रोहित चलन फॉर्म में कन्वर्ट करा। सो रोहित चलन फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट आपकी जो नॉन जीरो, फर्स्ट रो आपका ये, इसके नॉन जीरो एंट्री है, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1, तो आपको ये उसके जो नीचे वाला एंट्री है उसको और उसके लेफ्ट हैंड साइड में, फिलहाल लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है तो आपको 1 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। सो ये 1 जो है, ये जो रेड कलर में 1 है उसको आपको 0 बनाना है। यूजिंग आप R1 यूज़ कर सकते हैं, R3 डजंट मैटर, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सो बेसिकली हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, बराबर ना। इसको 0 बनाने मतलब इससे ये हम माइनस करेंगे। सो मैं इसी मैट्रिक्स में वो चेंज कर देता हूँ। सो ये जो आपका एंट्री है ये हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे आएगा आपका 0, यहाँ पे क्या होगा R2 माइनस R1, यहाँ पे भी होगा 0। थर्ड जो यहाँ पे ये होगा R2 1 होगा, और ये यहाँ पे होगा 2 होगा, 1 माइनस ऑफ -1 दैट इज 1 + 1 2, एंड लास्ट ये होगा
-4। अभी देखो ये फर्स्ट रो था, फर्स्ट रो का हमारा ये पाइवट एलिमेंट था और पाइवट एलिमेंट के जो नीचे वाला एंट्री था उसको हमने 0 बना दिया। अभी सेकेंड रो हमें देखना है, सेकेंड रो में पाइवट एलिमेंट कौन सा है, सेकेंड रो में पाइवट एलिमेंट ये है जो फर्स्ट नॉन जीरो है ना, जीरो को जीरो पाइवट नहीं रहते, जो नॉन जीरो होता है फर्स्ट उसको पाइवट। तो अभी ये पाइवट एलिमेंट है या पाइवट एंट्री है, तो उसके जो नीचे वाले एलिमेंट्स एंट्रीज है वो और उसके लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये पूरे तीनों को आपको क्या करना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी ये हम सब एक्सप्लेन कर चुके, लेकिन फिर भी हम आज वापस कर रहे हो उसको एक्सप्लेनेशन। सो ये जो तीन है एंट्री उसको आपको 0 बनाना है, तो स्टार्टिंग हम 3 से करेंगे। सो 3 से अगर हमें 0 बनाना है तो हमारा रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, R3 चेंजेस टू 3 टाइम्स R1 बराबर, क्योंकि R3 से 3 टाइम्स 1 माइनस करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। सो ऑब्वियसली हमने चेंज किया, इसका मतलब ये तो हमें 0 आना है, क्योंकि 0 के लिए हमने चेंज किया तो ये 0 ही होगा। सिमिलरली ये अगर हमने चेंज किया तो क्या होगा, 6 माइनस 3 टाइम्स 2, या R1 2 है, तो ये भी कितना हो रहा है, 0 होगा बराबर, तो यहाँ पे भी 0 होगा। अभी ये 8 को हम कैसे चेंज करेंगे, 8 माइनस 3 टाइम्स R2, R2 कितना है 2, तो ये होगा 8 माइनस 6 दैट इज 2, ये होगा 2। फिर ये 1 माइनस ऑफ 3 इंटू -1, सो ये 1 प्लस 3 होगा विच इज़ 4, तो यहाँ पे आएगा आपका 4। और जो लास्ट है, लास्ट क्या है, 5 माइनस 3 टाइम्स R1, R1 कितना है 3, सो 5 माइनस 9 इक्वल टू -4, सो यहाँ पे हो जाएगा -4। अभी फिलहाल ये रो इचेलॉन फॉर्म में नहीं है, क्योंकि जो सेकंड रो है उसका पूरी तरह से हमने उसको रिड्यूस नहीं किया, बराबर ना। सेकंड रो में पाइवट एलिमेंट 1 है और फिलहाल 1 के जो बिलो एंट्री है ये पाइवट एलिमेंट है, और ये इसके नीचे जो एंट्री है वो फिलहाल नॉन जीरो है, उसको हमें 0 बनाना है, क्योंकि हमने भी बोला था यहाँ से यहाँ तक 0 बनाना पड़ेगा आपको। तो अभी सिर्फ 2 को 0 बनाना है आपको, इस 2 को आपको क्या करना है, 0 बनाना है। सो आप ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई करोगे, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2 R2, R2 ना R1 नहीं आएगा, देखो अपने R1 किया तो क्या प्रॉब्लम होगा, फिर ये 0 भी चेंज हो गया वापस, तो फिर फ़ायदा नहीं कुछ। सो यहाँ पे जाएगा 2 टाइम्स R2, क्योंकि ये 0 0 तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फिर ये 2 माइनस 2 टाइम्स R मीन्स ये 0 हो जाएगा। बस अभी फिलहाल आपका रो इचेलॉन फॉर्म हुआ है, लेकिन फिर भी आगे आपका जो है देखना है, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 टाइम्स 2 आएगा, मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा, 0 आएगा। और ये लास्ट क्या आएगा, -4 माइनस 2 टाइम्स -4, सो -4 प्लस 8 ये होगा +4 बराबर, तो ये साइन सिर्फ चेंज होगा, ये होगा +4। सो गिवन मैट्रिक्स इज नाउ रो इचेलॉन फॉर्म, ये अभी हो गया आपकी रो इचेलॉन फॉर्म। रो इचेलॉन बोलते हैं, कोई रो इक्वलन बोलते हैं, उसका कोई प्रोनाउंसिएशन कैसे भी कर सकते हैं, रो इचेलॉन बोले या रो इक्वलन बोले। सो अभी ये रो इचेलॉन फॉर्म में हो गए। अभी आपको क्या करना है, अभी वो आप लिख सकते हो, आपके जो वेरिएबल्स थे x y z s t इक्वल टू 0 0 0 0 0, okay. So first equation forming x plus 2y plus 2z minus s plus 3t बराबर, ये है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, सेकंड इक्वेशन तो z प्लस 2s माइनस 4t इक्वल, ये इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन है आपका 4t इक्वल टू 0 बराबर ना। ये या ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है, 0 इंटू वाई, 0 इंटू जेड और s इंटू 0 एंड लास्ट 4 इंटू टी, तो ये आपको पता है, उस बेसिक है वो। सो ये तीन इक्वेशन आपके हो गए।
फिर हम अभी लिख सकते हो कैसे लिख सकते हो, W इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एस टी सच दैट फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 2z माइनस s प्लस 3t इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन है z प्लस 2s माइनस 4t इक्वल टू 0 एंड फोर्थ थर्ड वन है 4t इक्वल टू 0। अभी आपको क्या करना है, इक्वेशन जो है एक्स वाई जेड एस टी उसके फॉर्म में लिखना है आपको। सो फर्स्ट हम ये यहाँ से बेसिकली मतलब कॉमन सेंस की बात की हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो 4t इक्वल टू 0 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 0, बराबर। तो t हमें मिल गया 0, क्लियर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ t इक्वल टू 0। मुझे क्या क्या मिल रहा है वो मैं देख रहा हूँ। अभी t इक्वल टू 0 अगर मैं सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, z प्लस 2s माइनस 4t इक्वल टू 0। सो t इक्वल टू 0 है ना, तो ये 0 हो जाएगा। तो आपको मिल रहा है z प्लस 2s इक्वल टू 0। तो अभी इधर z को इन टर्म्स ऑफ s लिखो, नहीं तो s को इन टर्म्स ऑफ z लिखो। मैं लिखता हूँ z को इन टर्म्स ऑफ s। सो z होगा माइनस 2s। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ z इक्वल टू माइनस 2s। तो देखो t इक्वल टू हमारा 0 हो गया। फिर z जो है वो हमारा इन टर्म्स ऑफ क्या होगा, s हुआ। तो फिर s को वापस चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि s ऑलरेडी हमने इन टर्म्स ऑफ लिखा है। इन टर्म्स s को हमने z को हमने इन टर्म्स ऑफ s लिखा है, तो s को वापस चेंज करने की ज़रूरत नहीं। तो ये तीन वेरिएबल तो हमारे वैनिश हो गए। फिर ये दो वेरिएबल को आपको ये मिल गया ना, t इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू माइनस 2s। तो z इन टर्म्स ऑफ s हुआ, t ऑलरेडी 0 मिला है, और s हमारा s ही रहेगा क्योंकि वो ऑलरेडी हमने z को इन टर्म्स ऑफ s लिखा। अभी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको देखते हैं हम, x प्लस 2y प्लस 2z माइनस एस टी प्लस माइनस एस टी है क्या, माइनस एस है, माइनस एस प्लस 3t इक्वल टू 0। वो प्लस है, एस टी नहीं, वो माइनस एस प्लस 3t। तो देखो ये t इक्वल टू 0 है यहाँ पे, ये t हमारा 0 है। सो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, उसको मैं हटा देता हूँ। फिर z इक्वल टू क्या दिया, माइनस 2s दिया। सो z की जगह मैं लिख देता हूँ माइनस 2s, ये माइनस 2s। तो क्या मिलेगा फाइनली हमें, x प्लस 2y, ये माइनस 2s माइनस 4s माइनस s इक्वल टू 0। एक्स प्लस 2y माइनस 4s माइनस एस इक्वल टू 0। सो माइनस 4s एंड माइनस एस होगा आपका माइनस 5s। सो ये होगा एक्स प्लस 2y माइनस 5s इक्वल टू 0, बराबर ना। सो अभी आपको x एंड y को लिखना है सिर्फ इन टर्म्स ऑफ, कैसे भी लिखो। तो देखो x, इधर आप x को लिखो या y को लिखो, लेकिन बेटर x को लिखोगे तो कैसे, x सिंगल है यहाँ पे, y को फिर 2 डिवाइड करना पड़ेगा। सो मैं x लिख देता हूँ। x कैसे होगा, 5s माइनस 2y, बराबर। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x इक्वल टू 5s माइनस 2y। ओके। सो अभी बाकी एक ही बाकी है, कौन सा, y बाकी है, बराबर ना। s तो क्या हो जाएगा, s इक्वल टू s ही होगा, s इक्वल टू s होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने z को लिखा है इन टर्म्स ऑफ s। अभी y बाकी, तो y को भी चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि y ऑलरेडी x में आया है। तो y अगर इन टर्म्स ऑफ आप लिखने जाओगे तो फिर x वेरिएबल वापस रिपीट हो जाएगा, और x हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमने वेरिएबल देखो क्या क्या लिए, t 0 हुआ है, z इन टर्म्स ऑफ s लिखा है, और x इन टर्म्स ऑफ s एंड y लिखा है। s तो s ही रहेगा। फिर y को अगर हम इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे तो x और एक बढ़ जाता है, तो y को ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि y ऑलरेडी हमारे x में आया है। सो y एज इट इज रहेगा हमारा, क्योंकि जो x है, x हमने लिखा है इन टर्म्स ऑफ s एंड y, तो ये y रिपीट हुआ है ना ऑलरेडी, तो y को हम एज इट इज रखेंगे, उसको वापस किसी वेरिएबल में लिखने की ज़रूरत नहीं। सो ये y एज इट इज़, y यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, y इक्वल टू y। तो ये वेरिएबल यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते क्या क्या मिला है, फिर हम उसका बेसिस और डायमेंशन ऑफ बेसिस फाइंड आउट करेंगे।
सो x है हमारा 5s माइनस 2y, y है हमारा y ही रहेगा, z है हमारा -2s, और उसके बाद s है ना, s इक्वल टू s रहेगा और t इक्वल टू 0। तो ये हुआ हमारा w। सब स्पेस बोलो या सॉल्यूशन स्पेस बोलो, दोनों सेम। अभी s एंड y दोनों ही वेरिएबल है, तो s कॉमन निकालेंगे पहले। तो देखो क्या रहे, ब्रैकेट में मिलते हैं 5 0 -2 1 0 प्लस, सेकेंड टाइम हम अगर y कॉमन निकालेंगे तो आपको मिलेगा -2 1 0 0 0। सो ये हुआ आपका बेसिस। बेसिस ये नहीं हुआ, बेसिस आप ऐसे लिखोगे तो वो गलत आएगा, मतलब गलत हो जाएगा। बेसिस मतलब क्या है, जो वेक्टर्स है आपके वो, तो यहाँ पे बेसिस है आपके, बेसिस इक्वल टू 5 0 -2 1 0 कॉमा -2 1 0 0 0, ये हुआ आपका बेसिस। तो चलो देखते ये सही आया है या गलत आया है, ये भी हम चेक करते हैं। अगर गलत आता है तो वापस हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली डायमेंशन ऑफ बेसिस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम एक बार उसको क्रॉस वेरीफाई कर देते हैं। हमारा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था वो था 1 2 2 -1 3, क्योंकि कहीं गलत भी हो सकता है ना कभी कभी कैलकुलेशन हमारा। 2 3 1 1 ऐसे था मैट्रिक्स, 3 6 8 1 5। अगर इससे हम मल्टीप्लाई कर देते कोई भी वेक्टर तो 0 इक्वल टू 0 आना चाहिए, इक्वल टू 0 आना चाहिए। सो 5 0, पहले हम ये वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 0 -2 1 0। सो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या आता है। देखो 5 इंटू 1 कितना हो रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 इंटू 1 5 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस -2 इंटू 2 -4 प्लस 1 इंटू -1 -1 प्लस 3 इंटू 0 0। तो ये कितना हो रहा है, 0 हो रहा है ना। सो इक्वल टू 0। नाउ सेकेंड रो इंटू फर्स्ट, ये जो सॉल्यूशन स्पेस का जो कॉलम है। हाँ शर्वर में हम कुछ अनाउंसमेंट करना है क्या? ओके, सो नाउ मल्टीप्लाई सेकेंड रो विद दिस वेक्टर। सो 5 इंटू 1, बोलो 5 इंटू 1 5 प्लस सेकेंड 0 इंटू 2 0 माइनस 3 इंटू -2 -6 प्लस, बोलो नेक्स्ट 1 इंटू 1 1 and 0 into 0 0 into 1 0। so add these 5 plus 0 minus 6 plus 1 कितना हो रहा है? हुँ? कितना हो रहा है? हाँ 0 हो रहा है ना, बोलो ना फटाफट। नाउ मल्टीप्लाई थर्ड रो with this column। 5 into 3 5 into 3 15 plus 0 into 6 0 2 minus 2 into 8 16, कितना हो रहा है 16 प्लस 1 एंड 5 इंटू 0 0। सो ये मेरा 15 प्लस 1 0, मतलब इसका मतलब हमारा जो ये सॉल्यूशन स्पेस है वो करेक्ट है। सिमिलरली यू कैन चेक सेकंड फॉर सेकंड ऑल्सो। मैं अभी सेकंड का नहीं चेक कर रहा, आप चेक कर सकते हो उसका। और हाँ ये बात है कि ये ऐसा नहीं कि ये दो ही वेक्टर, मतलब दो ही वेक्टर पर सेटिस्फाई कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं। अगर आप इसके मल्टीपल भी देखोगे, अगर इसके मल्टीपल मीन्स देखो ये फर्स्ट वेक्टर है, किसी के भी मल्टीपल
ये फर्स्ट या सेकंड या उसको ऐड करके भी देखोगे। मल्टीपल मीन्स देखो यहाँ पे हमने 5 जीरो लिया ना, उसके मल्टीपल भी लेके देखो। 5 का मल्टीपल में लेके तो सिर्फ 10। सर ये क्या, एक सेकंड, ये क्या हुआ है, पेन चल क्यों नहीं रहा है? बेटा ये कुछ प्रॉब्लम है। हम्म, अगर इसके मल्टीपल वगैरह हम लिख के देखेंगे, सपोज 5 का मल्टीपल में 2 मतलब ट्वाइस करता हूँ वेक्टर को, तो ये होगा 10, फिर होगा 0, फिर होगा -4, फिर होगा 2 एंड 0। अगर इस वेक्टर से भी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको 0 ही मिलने वाला है। मतलब इसका मतलब ये सिर्फ उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके कई सारे मल्टीपल्स, आपको इनफाइनाइट मल्टीपल्स भी अगर उसके मल्टीप्लाई करोगे, मान लो कि 15, 0, -6, 3, 0, ये भी वेक्टर मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको 0 मिलने वाला है। मीन्स ये जनरेट करेंगे, जितने वेक्टर जनरेट करेंगे उसके मल्टीपल, उतने वेक्टर से ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया तो 0 आएगा। मतलब वो बेसिस है, ये बेसिस है, क्योंकि बेसिस जनरेट करते हैं। और ठीक है, वो तो उतना आपको ज़रूरी भी नहीं है उसका, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि ये बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ बेसिस कितना है, 2 है। तो अभी समझ में आया कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम बेसिस एंड डायमेंशन। सो एक वन मोर एग्जांपल फॉर यू ओनली, सिर्फ आपको ही सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए और आप एक भी नहीं करते। तो फर्स्ट है ए बी सी, एकदम सिंपल दे रहा हूँ मैं, वो इतना इक्वेशन वाला नहीं दे रहा, सच दैट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ओके, फाइंड बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ बेसिस, basis and dimension of basis। लेट अस ट्राई। मैंने तो इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट आपको सॉल्व करके दिए, एक दो तीन, कल परसों दो दिए और आज एक दिया, उसके पहले भी बहुत सारे दिए। ये एकदम सिंपल दे रहा हूँ आपको इसको ट्राई करो। इसका डायमेंशन क्या है और बेसिस। चालू करो भाई, चालू करो, करो ना। ये ये चालू करो, तुम्हाला थंडी वाजते का गरम होतं? तर कर्सर कसं नेता, एक पॉइंटर कसं टाकतात त्याच्यामध्ये? काउंटर म्हणजे असं नाही है का हे बघा, नाही काय कलर आहे, कलर पॉइंटर मी तुम्हाला दाखवते, नाही तुम्हाला दाखवते नंतर। अच्छा हे हायलाइट, हे स्पॉटलाइट, हां 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 हां, कुठे मिळेल तुम्हाला, स्पॉटलाइट कुठे असतं ते, हे काय ते स्पॉटलाइट माहितीच नाही, शेअर स्क्रीन केल्यावरच दिसतं का? प्रियंका मैडम आप देखो ऐसा बोर्ड यूज कर सकते हो, आपका वो हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है प्रियंका मैडम, आपके उस बोर्ड पे ऐसे मतलब लिखने को नहीं हो रहा है ना, आप ये बोर्ड यूज कर सकते हैं, इस पे कैसे हैंड राइटिंग भी अच्छा आता है और ज़्यादा स्पेस भी मिलती है। ये ब्लैक बोर्ड उसमें है ना, त्याला चेंज कर सकते हो, ये अच्छा क्योंकि बैकग्राउंड ब्लैक रहता है ना, तो दिखने में भी थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम। मला ये बात अभी हाँ मैं फिर हमारा लिखते कार्तिक का आंसर है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बाकी लोगों को, कितने कितना ओरली बता सकते हो। कुछ इक्वेशन तो दिया ही नहीं मैंने, सिर्फ एक वेक्टर ही 1 1 1 है, डायमेंशन कितना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो कि डब्ल्यू हमारा जो है, डब्ल्यू में वेक्टर कैसे है कि तीनों कोऑर्डिनेट सेम दिए हुए हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मीन्स डब्ल्यू में कैसे हमारे हो सकते वेक्टर,
फॉर एग्जांपल देखो 1 1 1 हो सकता है, 2 2 2 हो सकता है, 3 3 3, 4 4 4, या नेगेटिव में भी हो सकते हैं, नेगेटिव 6 6 6। ये सारे जो वेक्टर्स है इस पैटर्न के, ये हमारे डब्ल्यू में हो सकते हैं। तो इन सबको जनरेट करने वाला बेसिस कौन सा है? ये 1 1 1 सबको जनरेट कर सकते हैं, और एक ही वेक्टर ये सारे वेक्टर्स को जनरेट कर सकता है, क्योंकि क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 1 1 1 को अल्फा मल्टीप्लाई, जैसे हम अल्फा लेते हैं ना, अल्फा 1 अल्फा 2, तो अगर अल्फा 1 1 लिया तो फर्स्ट वेक्टर मिलेगा, अल्फा अगर 2 लिया तो सेकंड मिलेगा, अल्फा अगर 3 लिया तो थर्ड मिलेगा, अल्फा 4 मीन्स एक के वेक्टर से हम सारे क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो ये जनरेटर है, ये स्पेस का जनरेटर को हम बोलते हैं बेसिस। ठीक है, चलो फिर एक नेक्स्ट कितना टाइम हुआ? 8:53 और टाइम है। क्वेश्चन नंबर 22। अभी मैं जो सिलेबस टॉपिक है वो क्वेश्चन से मैं कवर कर दूंगा, क्योंकि मतलब पहले मैं कैसे पढ़ाता था कि कंसेप्ट पहले पढ़ाता था टॉपिक और उसके बाद प्रॉब्लम, तो मैं प्रॉब्लम के साथ ही साथ आपको वो कंसेप्ट आपको सिखाता। तो क्वेश्चन नंबर 22 है। इसके पहले वाले क्वेश्चन सारे नहीं हुए हैं, मतलब ऐसे मत समझो कि 22 है तो इसके पहले वाले हुए रहेंगे। इसके पहले वाले कुछ हुए हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट पे, कुछ बाकी है, लेकिन जैसे हमारा टॉपिक जाएगा उसी हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 22 है, relative to basis, relative to basis, एक सेकंड, relative to the basis s equal to u1 comma u2 equal to 1 comma 1 comma 2 comma 3 of R2, find the coordinate vector, find the coordinate vector of v, ये लिखो आप पहले, where v is equal to 4 comma minus 3, ये सब क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट और सेकंड है इसमें, where v is equal to एक कॉमा, बोलो एक कॉमा, ये पहले लिखो क्वेश्चन। काय तो कायलाच टाकाकडे हो मीटिंग मी लेक्चर मध्ये मी बघितलं नाही. मॅडम आम्हाला पण क्लिअर नाहीये काय ते. अरे आपने लिखा या टाइम लगेगा 10-15 मिनट. हाँ नहीं आज लेक्चर का लिंक नहीं डाले किसी अभी तक नहीं लिखा है आप लोगों ने. तो किसका वेट कर रहे थे, मतलब मैं बोल रहा था जब होगा तो बताओ ना. सो इक्वेशन है रिलेटिव टू द बेसिस एस इक्वल टू यू वन यू टू, या अभी उन्होंने क्या दिया आपको, बेसिस दे दिए.
आर टू के बेसिस से ऑब्वियसली आर टू के ही रहेंगे दो कोऑर्डिनेट वाले मतलब। तो उन्होंने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ वी वेयर वी इज इक्वल टू 4, -3। मीन्स ये जो वेक्टर है, ये अभी पहले हम पहला ही कंसिडर करते हैं, सेकंड को फिलहाल हटा देते हैं। ये जो वेक्टर है ये जनरेट हुआ है, किससे जनरेट हुआ है? इस बेसिस से जनरेट हुआ है। तो हम जनरेटर्स कैसे लिखते हैं? उसका लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखते हैं। मीन्स अगर इसका हम लीनियर कॉम्बिनेशन ले लें तो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में एक ये वेक्टर भी आएगा, एक वेक्टर, क्योंकि ये जनरेट हुआ है ये बेसिस से। ये जो दो बेसिस दिए है येलो कलर में, इससे ये जनरेट हुआ है। तो जनरेट हुआ है तो कौन से उसको स्केलर हमने मल्टीप्लाई किया है तो जाके वो जनरेट हुआ है, ये हमें वो स्केलर्स फाइंड आउट करनी। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे, मतलब उसका क्या है। देखो R2 को पहले एक R2 के स्टैंडर्ड बेसिस कौन से है? 1 0 एंड 0 1 बराबर। R2 के जो स्टैंडर्ड बेसिस है 1 0 एंड बेसिस का मतलब क्या कि उसको जनरेट करते हैं, मतलब ये R2 जो है पूरा R2 को ये वेक्टर जनरेट करेंगे। सो R2 का अगर आपने कोई भी वेक्टर उठाया, मान लो मैं उठा रहा हूँ 5, 8, तो 5, 8 ये जो वेक्टर है ये वेक्टर ये बेसिस से जनरेट हुआ रहेगा, क्योंकि ये 5, 8 R2 का वेक्टर है। और ये R2 को अगर जनरेट करते, इसका मतलब ऑब्वियसली ये इसको भी जनरेट करेंगे, क्योंकि ये तो उसका एलिमेंट है एक। तो लेकिन जनरेट कैसे करते, तो हम उसको लिखते कैसे, किस फॉर्म में लिखते हैं? अल्फा 1 × 1, 0 प्लस अल्फा 2 × 0, 1 ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। तो इस लीनियर कॉम्बिनेशन में ये वेक्टर होना चाहिए, बराबर ना, प्रेजेंट होना चाहिए। और होगा ही, क्योंकि ये तो बेसिस है, मतलब जनरेट करेंगे। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है कि अल्फा 1 क्या हो सकता है एंड अल्फा 2 क्या हो सकता है, तो जाके हमें ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो ऑब्वियसली ये स्टैंडर्ड बेसिस है, और स्टैंडर्ड बेसिस के लिए जो हमारे कोऑर्डिनेट वेक्टर रहते हैं वही हमारा अल्फा एंड अल्फा 2 रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 5 लिखोगे और यहाँ पे अगर आप 8 लिखोगे तो ऑब्वियसली आपको वो कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो मीन्स हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये अल्फा है जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो वो देखते हैं। अभी वहाँ पे R2 की बेसिस उन्होंने अलग दिए, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि बेसिस यूनिक नहीं होते, बराबर ना। जब उस कार्तिक ने पूछा था कि यह अलग क्यों आ रहा है, तो देखो अभी R2 के बेसिस उन्होंने क्या दिए, 1 1 एंड 2 3। तो ये अलग है और हमारा स्टैंडर्ड बेसिस अलग है, मतलब ये यूनिक नहीं है, ये तो बात कंफर्म हो गई। अभी इससे हमें कोऑर्डिनेट वेक्टर फाइंड आउट करना है 4, 3। सो 4, -3 का। सो 4, -3 इससे जनरेट हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 4, -3 इक्वल टू अल्फा 1 इंटू 1, 1 प्लस अल्फा 2 इंटू 2, 3। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, या अल्फा 1 क्या है और अल्फा 2 क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो ये तो कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि ये फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसका क्या करना है, सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और कंपेयर करना है। सो 4, -3 इक्वल टू क्या होगा, या अंदर मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट के अंदर। सो अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2, 3 अल्फा, बराबर। ये आपने क्या किया, वेक्टर को मल्टीप्लाई। तो अभी क्या करना आपको, यू हैव टू कंपेयर, जस्ट नहीं, पहले कंपेयर करने के पहले आपको क्या करना है, एक स्टेप और बाकी कि वो वेक्टर जो है उसको कोऑर्डिनेट वाइज ऐड करो। सो कोऑर्डिनेट वाइज अगर ऐड करोगे आपको, तो आपको मिलेगा अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 कॉमा अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा, ये हुआ उसका एडिशन। अभी आप कंपेयर कर सकते हो। तो फर्स्ट हमें इक्वेशन मिल रहा है अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन मिल रहा है अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2 इक्वल टू -3। और इसको सिंप्लीफिकेशन करना कोई नई बात नहीं आपके लिए, आप उसको कर सकते हो। तो अल्फा 1 बोलो क्या आएगा और अल्फा 2 क्या आएगा। अल्फा 1 और अल्फा 2 कितना आ रहा है, अल्फा 1 इक्वल टू
बोलो। इतना टाइम लगता है आपको और साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने? अल्फा टू and अल्फा वन। क्या अल्फा वन -1/2? अभी मीटिंग अटेंड करायची की बाबा? I have not been informed, so I don't know. ग्रुप मध्ये आले. फॅन लावा, फॅन करून की बोलो क्या इक्वेशन थे? फर्स्ट इक्वेशन था हमारा अल्फा वन प्लस 2 अल्फा टू ना, 2 अल्फा टू इक्वल 4 एंड सेकंड है अल्फा वन प्लस 3 अल्फा टू इक्वल टू -3। तो क्या है प्रथमेश, अल्फा वन कितना है? -1/2। सो अगर इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसमें रिसब्स्टिट्यूट, तो क्रॉस वेरीफाई किया है कि अल्फा वन अगर माइनस हाफ किया प्लस 2 टाइम्स अल्फा टू लिए तो इक्वल टू कितना आता है? 2 to 4 होता है। 4 - 1/2 कितना हो रहा है? इक्वल टू 4 आना चाहिए, तो 4 तो नहीं आ रहा है अगर हम क्रॉस वेरीफाई करते। I have posted one image of question in your finance room. Please look at the question. बहुत टाइम लगता है आपको ये सॉल्व करने। ये तो कोई भी ओरली बता सकता है, अल्फा वन डायरेक्ट कैंसिल ही हो जाता है। अल्फा टू -7 और अल्फा वन, I'm reading question for you. Very quickly and repetitive topic. तो ये करेक्ट है, क्योंकि अगर हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 18 प्लस 2 ऑफ -7, तो ये आ रहा है 4 बराबर। और यहाँ अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे होगा 18 प्लस 3 टाइम्स -7, तो ये भी आ रहा है -3 करेक्ट। सो आपका जो आंसर है वो क्वेश्चन में क्या पूछा उन्होंने, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेक्टर। तो आपका कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या होगा? 4 18 कॉमा -7, ये आपका होगा कोऑर्डिनेट वेक्टर। कोऑर्डिनेट। अभी जो सेकंड है ये क्लियर है यहाँ तक सबको या नहीं? समझा सबको या ऑफिस रिपीट करना पड़ेगा?
फाइंड आउट लोन पेमेंट अभी सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो है ए कॉमा बी, तो जस्ट जहाँ पे 4 एंड -3 वहाँ पे ए कॉमा बी होगा आपका। तो फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज अल्फा प्लस 2 अल्फा 2 इक्वल टू ए, एंड सेकेंड है अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2 इक्वल टू बी। अगेन आपको अल्फा 1 एंड अल्फा 2 कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा अल्फा 1 एंड अल्फा 2, इससे अगर हम माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है देखो, माइनस अल्फा 2 इक्वल टू ए माइनस बी। सो अल्फा 2 इक्वल टू बी माइनस ए। ओके, अगर ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में तो आपको अल्फा 1 मिलेगा। और अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम तो देखो क्या मिलता है, अल्फा 1 प्लस ट्वाइस बी माइनस ए इक्वल टू ए। सो अल्फा 1 होगा आपका, अल्फा 1 होगा ए माइनस 2 टाइम्स बी माइनस ए माइनस 2b प्लस 2a। तो ये होगा ए माइनस 2 कितना, माइनस ए माइनस 2b। तो अल्फा 1 इज इक्वल टू माइनस ए माइनस 2b। तो ये कोऑर्डिनेट वेक्टर होगा। तो कोऑर्डिनेट वेक्टर आप कैसे लिखोगे, ए माइनस ए माइनस 2b कॉमा ए माइनस, दिस इज फॉर सेकंड। सिर्फ वहाँ पे ए भी था, वहाँ पे 4 कॉमा -3। क्लियर है यहाँ तक, या फिर भी किसी को डाउट हो तो बोलो।